रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 और इसके पहले 3 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है अगर a बराबर हो 1 2 3 4, ये हमें a वाला सेट दिया गया है। तो इसके लिए दर्ज झेल रब्त a में मालूम करें, हर रब्त की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो हमें यहाँ पर 4 जुज़ें दी गई हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। ये 4 जुज़ें हमें दी गई हैं और हमें कहा गया है कि ये इसी में से मालूम करके दें। ये जो हमने आपको ए का सेट दिया है, तो इसमें से आप ये 4 रब्त हमें मालूम करके दें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ए वाला सेट यहाँ पर लिख लेना है 1 2 3 और 4। ये जो हमें रब्त कहे गए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत में मालूम हो सकते हैं अगर हम इस सेट का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि ए को हमें ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई हमें दूसरा सेट नहीं दिया गया। आपने हमेशा जो रब्त मालूम करने हैं वो इस तरह के जब सेटों के आपको दिए गए हों, ए क्रॉस ए हो, ए क्रॉस बी हो, वहाँ से आप रब्त मालूम कर सकते हैं। यहाँ से रब्त नहीं लिया जा सकता। तो रब्त हम कैसे मालूम करेंगे? ए की जगह पर हम ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4, आगे क्रॉस है तो हम क्रॉस लगाएंगे, फिर ए है तो हम ए वाला सेट लिख देंगे। आपने सेटों की यूनियन पढ़ी हुई है, तकाते पढ़ी हुई है, फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ पर क्रॉस पढ़ेंगे कि दो सेटों के दरमियान ये मल्टीप्लाई का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि आपने दो दो हिस्सों के जोड़े करके लिखने हैं इस तरह से। लेकिन जोड़े लिखने कैसे हैं? आपने पहले हिस्से से स्टार्ट करना है। पहले हिस्से को दूसरे सेट के पहले हिस्से के साथ लिखोगे, फिर इसी पहले हिस्से को इस सेट के दूसरे हिस्से के साथ, फिर इसी पहले रुकन को इन सारे जितने भी अरकान हैं इन सब के साथ हम लिखेंगे। 1 और 3 लिखेंगे, फिर 1 और 4 लिखेंगे। अब 1 के साथ हमने ये सारे अरकान लिख लिए। अब दूसरे हिस्से के साथ हम शुरू करेंगे 2 और 1, 2 और 2। उसके बाद इस 2 को हम 3 के साथ लिखेंगे, इसी तरह 2 को हम 4 के साथ लिखेंगे। 2 के साथ भी इन सबको लिख लिया। अब हम ऐसा करेंगे 3 के साथ इन सारे हिस्सों को लिखेंगे। हम लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4। अब ये 3 के साथ भी सारे के सारे अरकान जो हैं लिखे जा चुके हैं। अब हम 4 के साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे 4 1, फिर लिखेंगे 4 2, उसके बाद 4 3, उसके बाद 4 4। जब ये सारे के सारे अरकान आप लिख लोगे तो एंड के ऊपर आपने दरमियानी ब्रैकेट जो है वो बंद कर देनी है। तो ये वाला जो सेट हमारे पास आया है ये ए क्रॉस ए का है। अब हमने वो जो 4 जुज़ें मालूम करनी हैं वो सारी की सारी हमने इसी सेट के अंदर से ही मालूम करनी है। तो हमें पहली जुज़ में कहा गया है, पहली जुज़ हमें दी गई है और उसमें कहा गया है आप x और y के ऐसे जोड़े लें जिनमें y जो है वो बराबर हो x के। इस सेट को हमें लिख कर दे दिया गया है तरकीम सेट साज में। तरकीम सेट साज को अब हमने समझना है कि अब हमने इनमें से कौन से जोड़े जो हैं वो मुंतखब करने हैं। तो हमने मुंतखब कैसे करने हैं आपको इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पर हमें कहा गया x, y, जबकि y बराबर हो x। x, y का क्या मतलब है? ये जो हमें जोड़ा दिया गया है एक, इसमें पहली वैल्यू को x का नाम दिया जाता है और कॉमे के बाद दूसरी जो वैल्यू है वो y होती है। पहली रकम जो है वो x और दूसरी हमेशा y होती है। कहता है x और y ऐसे जोड़े लो जिसमें y और x जो हैं वो आपस में बराबर हों। तो आप देखें यहाँ पर ये y है और ये x है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक हम ये लेंगे जोड़ा, दूसरा हम जोड़ा ये वाला लेंगे और आप देखें यहाँ पर एक जोड़ा ये बराबर है आपस में और एक ये है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों आपस में बराबर हैं। बाकी जितने भी जोड़े हैं वहाँ पर x और y जो है वो आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसके जवाब में आप बेशक ये जो रब्त है इसको इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, तो आप इसको R1 का नाम भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह भी लिख सकते हो। तो जो 4 जोड़े हमने मुंतखब किए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3 और 4 4। ये हमने क्यों लिए? क्योंकि हमें पहली जुज़ में भी यही कहा गया है कि आप ऐसे जोड़े लें जिनमें x और y आपस में बराबर हों। x और y का मतलब पहला और दूसरा हिस्सा आपस में बराबर हों। और साथ में हमें ये भी कहा गया है कि हर रब्त की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो यहाँ पर डोमेन को मैं DOM से ज़ाहिर कर रहा हूँ। आपने इसको डोमेन ऑफ R1 पढ़ना है। डोमेन क्या होती है? ये जो हमारे पास सेट है, ये जितने भी मुतरतब जोड़े हैं इनका जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास डोमेन होती है। आप देखें पहला हिस्सा है 1 2 3 और 4। जितने भी मुतरतब जोड़े आपके पास होंगे उनका पहला जो रुकन है वो आपके पास डोमेन कहलाता है। साथ ही हमें ये कहा गया है कि रेंज मालूम करें। तो रेंज जो है वो इस मुतरतब जोड़े का दूसरा हिस्सा होता है। तो आप देखें दूसरे जो अरकान हैं वो भी 1 2 3 और 4 हैं। तो इसकी जो रेंज है वो भी 1 2 3 और 4 ही आएगी। तो अब हम दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं।
दूसरी जुज़ में हमें ये कहा है कि आप x और y अब ऐसा मुंतखब करें जिसमें y में आप x जमा करें तो जवाब आपके पास 5 आए। तो हम अब ये जो हमारे पास जितने भी जोड़े हैं, इन ये जो पहले हमने निशान लगाया था पहले जुज़ के लिए, हम उसको अब मिटा देते हैं। हम दोबारा से निशान लगाएंगे, उन मुतरतब जोड़ों पर निशान लगाएंगे जिनको आपस में जमा किया जाए तो जवाब हमारे पास 5 है। हमें कहा गया ऐसे जोड़े लें जिनमें y और x को आप जमा करें तो जवाब आपके पास 5 है। तो हम यहाँ से देखेंगे, इन दोनों को जमा करें तो 2 आता है, ये नहीं लेंगे। एक जोड़ा हम ये लेंगे क्योंकि 4 और 1 को जमा करें तो 5 होता है। इसी तरह यहाँ पर 3 और 2 को जमा करें तो 5 होता है। इसके बाद अब हम देखें तो यहाँ पर 3 में 2 जमा करें तो ये 5 हो रहा है। एक हम जोड़ा ये लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ, 4 में 1 जमा करें तो ये भी 5 हो रहा है। बाकी कहीं पर भी जितने भी जोड़े हैं आप उन सब को देखें तो वो या तो कम है या 5 से ज़्यादा हो जाते हैं। हमने वो जोड़े मुंतखब करने हैं जिनको जमा करें तो जवाब हमारे पास 5 आए। तो हम अब चूँकि दूसरा रब्त मालूम कर रहे हैं इसलिए हम इसे R2 का नाम दे देंगे। और ये हमारे पास आए हैं, एक है 1,4, दूसरा है 2,3 और तीसरा हमारे पास है 3,2 और चौथा हमारे पास है 4,1। ये जहाँ जहाँ पर हमने टिक लगाई थी उन सारे के सारे जोड़ों को हमने यहाँ पर लिख लिया। यही हमारे पास दूसरी जो जुज़ थी उसका मतलूबा आंसर है। लेकिन यहाँ पर अब हमने डोमेन और रेंज भी मालूम करके देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ R2। डोमेन मैंने आपको बताया कि ये पहला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर फिर आपके पास डोमेन 1 2 3 4 आ रही है और रेंज जो है R2 की वो आप देखें 4 3 2 और 1 है। यानी कि ये उल्टी गिनती लिखी हुई है। तो सेट के अंदर चूँकि हम तरतीब के साथ गिनती लिखते हैं तो आप बेशक इसको सीधा करके लिख लें 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास दूसरी जुज़ की डोमेन और रेंज आ गई हैं। तो अब हम तीसरी जुज़ की तरफ चलेंगे। तीसरी जुज़ में हमें ये कहा गया है कि आप x और y ऐसे जोड़े लें जिनमें x और y को जमा किया जाए तो जवाब 5 से छोटा आना चाहिए। तो इस सेट को आप समझें, ऐसे जोड़े लें जिनमें x जमा y करें तो जवाब जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो अब हम फिर दोबारा अपने a क्रॉस a के सेट की तरफ चलते हैं और जहाँ पर हमने टिक लगाई थी आप बेशक इनको टिक लगा रहने दें, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये जोड़े अब हमारे इस जुज़ में शामिल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको हमने जमा किया था तो जवाब 5 आया था। अब हमें वो जोड़े चाहिए जिनका जवाब जो है वो 5 से छोटा हो। तो अब हम उन पर कोई और किस्म का निशान लगा लेते हैं। देखें, 1 और 1 को जमा करें 2 होता है, 5 से छोटा है। एक हम ये लेंगे जोड़ा, एक ये लेंगे और ये भी लेंगे, क्योंकि 1 में 3 जमा करें तो 4 होता है। और हमारा सवाल भी यही है कि x और y को जमा किया जाए तो 5 से कम आए। तो ये जोड़ा भी लेंगे, उसके बाद ये भी लेंगे। ये अब जोड़ा नहीं लेंगे क्योंकि 2 में 4 जमा करें तो 6 हो जाता है। 3 और 1 लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। और ये बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे हम नहीं लेंगे क्योंकि इनको जमा किया जाए तो जवाब 5 से ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर अब हमने स्टार लगाया वो वाले सारे के सारे अब मुतरतब जोड़े जो हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये R3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,1 1,2, उसके बाद 1,3, इसी तरह 2,1 2,2 और आखिरी हमारे पास है 3,1। आप देखें ये जितने भी मुतरतब जोड़े मैंने लिए हैं इन सब को आप आपस में जमा करें तो जवाब जो है वो 5 से कम आता है। अब इसकी भी हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो डोमेन ऑफ R3 ये हम लिखेंगे। डोमेन हमेशा पहला हिस्सा होता है। आप देखिए यहाँ पर 1 1 और 1, तो 1 3 दफ़ा आ रहा है लेकिन लिखना हमने 1 दफ़ा है। 2 भी 2 दफ़ा है लेकिन हम 1 दफ़ा लिखेंगे और 1 दफ़ा 3 है तो उसको भी हम लिख देंगे। उसके बाद रेंज हमारे पास है R3 की, ये दूसरा हिस्सा हमने देखना है 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2 और 1 आ रहा है तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसलिए हम उनको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास R3 का आंसर आ गया। इसी तरह हमें चौथी जुज़ के अंदर कहा गया है कि आप ऐसे x और y वाले जोड़े लें जहाँ पर x और y को जमा किया जाए तो जवाब 5 से बड़ा है। तो अब पहले हमें उसने कहा कि ऐसे जोड़े लो जहाँ पर x और y को जमा करो तो जवाब 5 के बराबर आए, तो वो हमने लिख लिए। फिर हमने ऐसे जोड़े लिए जहाँ पर x और y को जमा करें तो जवाब 5 से कम आए। ये सारे जितने भी हमने लिए हैं उनको जमा करें तो जवाब 5 से कम आता है। अब हमें ये कहा गया है कि ऐसे जोड़े लें जहाँ पर x और y को जमा किया जाए तो जवाब 5 से बड़ा आए। तो आप देखें जहाँ पर हमने निशान लगाए थे स्टार वाले, तो ये वो अरकान हैं जिनको जमा किया जाए तो जवाब 5 से कम आता है। तो हमें अब चाहिए जिनका जवाब 5 से बड़ा हो, तो इन सारे स्टार वालों को हम छोड़ देंगे। उसके बाद जहाँ पर टिक लगा हुआ है ये वो जोड़े हमने लिए थे जिनको आपस में जमा किया जाए तो जवाब
5 के बराबर आता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें 5 से बड़ा चाहिए। तो आप देखें जितने भी हमने बाकी जोड़े छोड़े हुए हैं उन सबको आप जमा करें तो जवाब 5 से बड़ा ही आएगा। आप चेक कर लें, 4 में 2 जमा करें, 6, 3 में 3 जमा करें, तो जहाँ पर भी अब निशान नहीं लगे हुए वो अब हमारी चौथी जुज़ का जवाब होगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे R4, और R4 में हम लिख लेंगे एक पहला जोड़ा हमारे पास है 2,4, क्योंकि 2 और 4 को जमा करें तो 6 होता है और वो 5 से बड़ा है। इसी तरह हम लिखेंगे 3,3, उसके बाद 3,4 और 4,2, 4,3 और आखिरी हम लिखेंगे 4,4। देखिए इन सब को हम जमा करें अगर एक्स और वाई को, तो ये सारे के सारे आंसर हमारे पास 5 से बड़े आते हैं। अब इसका भी हमें डोमेन मालूम करना है। डोमेन हमारे पास ये पहला हिस्सा होता है, तो पहला हिस्सा हमारे पास एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। इसी तरह रेंज भी अब हमें इसकी मालूम करनी है, तो रेंज में जो है वो हमने दूसरा हिस्सा नोट करना होता है मुतरतब जोड़े का। 4, 3, 4, 2, यानी कि 2, 3 और 4 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर तरतीब उल्टी है, लेकिन सेट के अंदर आपने इस गिनती को तरतीब के साथ लिख देना है। तो ये अब हमारे पास चौथी पार्ट का आंसर है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको ए वाला सेट दिया गया था। सबसे पहले आपने ए क्रॉस ए मालूम करना है। ये कैसे मालूम होगा? आपने इसी सेट को 2 मरतबा लिख कर ए क्रॉस ए करना है। तो पहले रुकन के साथ इन सारे अरकान को आपने एक दफ़ा लिख देना है। जब पहले इनसे के साथ लिख लेंगे, फिर दूसरे रुकन के साथ इन सब को लिखना है। तो जब ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ जाएगा, उसके बाद जो दी गई कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम इस ए क्रॉस ए में से हम जो जोड़े होंगे वो मुंतखब करेंगे। और जोड़े लिखने के बाद हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन जो है वो पहला हिस्सा होता है हर मुतरतब जोड़े का, और जो मुतरतब जोड़े का दूसरा हिस्सा होगा वो हमारे पास रेंज होती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया दर्जेल में से कौन सी अशकाल तफ़ाउल को ज़ाहिर करती हैं और किस किस्म के तफ़ाउल को? तफ़ाउल जो है ये इंग्लिश में फ़ंक्शन को बोलते हैं और उर्दू में से तफ़ाउल कहा जाता है। आपने ये बताना है कि ये जितनी भी नीचे शक्लें बनाई गई हैं इनमें से कौन कौन सी शक्ल जो है वो तफ़ाउल यानी फ़ंक्शन है, और अगर फ़ंक्शन है तो किस किस्म का फ़ंक्शन है। तो ये समझने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ तारीफ़ें जो हैं ये उर्दू में लिखी हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आप ये तारीफ़ें समझ लें तो वो जो क्वेश्चन की 4 जुज़े हैं वो हल करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले फ़ंक्शन की तारीफ़ है तफ़ाउल, यानी कि फ़ंक्शन क्या होता है। एफ़ एक रब्त है जो ए से बी तक है, यानी कि ये ए और बी कोई से भी सेट हैं, ए से बी तक जो सेट होगा वो एफ़ जो है वो कोई एक रब्त है, ये ए से बी की तरफ एफ़ को होना चाहिए। उसके बाद कहा गया डोमेन ऑफ एफ़ जो है वो बराबर हो ए के। इसका क्या मतलब, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, डोमेन मुतरतब जोड़े जो होते हैं उसका पहला हिस्सा होता है। यहाँ पर जब एफ़ जो है ए से बी तक होगा तो पहला रुकन जो है वो ये कह रहा है कि डोमेन एफ़ की ए के बराबर होनी चाहिए। सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताऊं कि ए वाले सेट में से कोई भी रुकन ऐसा ना हो जिसका इधर इमेज ना हो। ये जो लाइन लगी हुई है 1 से 2 तक, 3 से 4 तक, इसे इमेज कहा जाता है, उर्दू में अक्स भी बोलते हैं। यानी कि ए वाले सेट में कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जिसका इमेज इधर बी के अंदर ना हो। तीसरा पॉइंट है एफ़ के किसी भी जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो तो एफ़ को ए से बी तक एक तफ़ाउल कहा जाता है। इस बात का क्या मतलब कि एफ़ का कोई भी जोड़ा, जो भी जोड़ा आप ले लें, उसका पहला रुकन आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में आपको ये बताऊं, मैंने ये आपके लिए 3 शक्लें बनाई हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से आपको वाज़े पता चलेगा। हमने कहा किसी भी जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो। दूसरे अल्फाज में सादा ज़बान में ये है कि ए का कोई भी रुकन ऐसा ना हो जिसके 2 इमेज हो। ए वाले रुकन जो हैं उसके 2 इमेज नहीं होने चाहिए। ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं उसके लिए मैंने ये 3 शक्लें बनाई हैं। पहली शक्ल ये है कि ए वाले रुकन का देखें ना, हर एक रुकन का एक इमेज है इधर बी में, तो ये एक फंक्शन है। इसी तरह आप दूसरी जो है उस शक्ल को देखें, यहाँ पर ए का एक रुकन बचा हुआ है जिसके इधर इमेज जो है वो नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन भी नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि डोमेन ऑफ एफ़ जो है वो ए के बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ए का कोई भी रुकन बचा हुआ ना हो, ए के हर रुकन का कोई ना कोई इमेज लाजमी होना चाहिए। और ये वाला आप देखें, यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ए के 2 अक्स हैं, एक 7 के साथ है और एक 8 के साथ है, तो ये वाला भी अब फंक्शन नहीं होगा। वजह क्या है कि ए वाले एक रुकन के 2 इमेज इधर जा रहे हैं। हमने कहा है कि जो पहला सेट होगा उसके अरकान का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, और कोई भी ऐसा रुकन मौजूद ना हो जिसका इमेज इधर बी में ना हो। कोई रुकन बचा हुआ भी नहीं होना चाहिए और किसी रुकन के 2 इमेज भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इमेज होना चाहिए। तो इसलिए फिर एफ़ को ए से बी का फंक्शन कहेंगे। ये हो गई फंक्शन की तारीफ। तो इसी तारीफ को हम इस पहली शक्ल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे दूसरे सवाल की। तो आप यहाँ पर देखें, क्या ये वाला सवाल जो है, ये जो शक्ल है इसके साथ मिलती जुलती है या नहीं है?
देखिए मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ए वाला जो सेट है उसके एक रुकन के 2 इमेज जा रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखें ये जो पहला सेट है उसके 2 इमेज जा रहे हैं इस साइड पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये एक फंक्शन यानी कि तफ़ाउल नहीं है। ये जो पहली शक्ल है ये फंक्शन ही नहीं है। इसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि पहले सेट में से 2 इमेज नहीं जाने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक इमेज जाना चाहिए। और दूसरी ये अब तफ़ाउल यानी कि फ़ंक्शन की किस्में हैं। नंबर 1 है इनटू तफ़ाउल। इनटू तफ़ाउल वो होता है जिसमें कम से कम बी का एक रुकन बचा हुआ हो। ए वाले तो सारे अरकान का एक एक रुकन होगा ही सही, लेकिन ये देखें बी का एक रुकन जो है ये 8 ये यहाँ पर बचा हुआ है जिसका इमेज इधर नहीं है, तो उसको हम फिर इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इसी तारीफ़ का इतलाक़ अब हम देखें, ये जो हमारे पास 4 शक्लें बनी हुई हैं ये यहाँ पर चौथी शक्ल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखें ये ए वाले सेट, इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें। पहले जो सेट के तमाम अरकान है उसका एक एक इमेज इधर है, लेकिन बी वाला जो सेट है, दूसरा जो सेट है उसका एक रुकन ऐसा है, ये देखें वाई जो है इधर किसी भी जो है हिंसे का इमेज नहीं है। तो इसके जवाब में हम लिख देंगे कि ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन, या फिर आप तफ़ाउल भी इसे कह सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। तो ये बीच वाले में दोनों शक्लें क्यों छोड़ दी? क्योंकि जो तारीफ़ मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ और वो जहाँ पर फिट हो रही है वहीं पर मैं उसका आंसर आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ-साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो चौथी शक्ल जो है वो इनटू तफ़ाउल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रुकन जो है वो बचा हुआ है जो कि किसी भी रुकन का इमेज नहीं है। इसी तरह आप आ जाएँ अगले पेज पर। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हैं मज़ीद फ़ंक्शन की किस्में। एक है 1-1 फ़ंक्शन। अगर f जो है वो a से b तक एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसमें किसी भी 2 जोड़ों का दूसरा रुकन एक जैसा ना हो, यानी कि अब जो हम जोड़े लेते हैं ना उसमें से दूसरा रुकन जो है ये वाला दूसरा रुकन एक जैसा ना हो। सादा अल्फाज में आपको ये बताऊं कि ये जो दूसरा सेट है ना इसमें किसी भी हिंसे के 2 इमेज नहीं आने चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये दूसरा सेट है, यहाँ पर एक रुकन है एक्स, उसके ऊपर 2 इमेज आ रहे हैं। तो 1-1 फंक्शन जो है उसके अंदर 2 इमेज नहीं आने चाहिए। तो ये 1-1 फंक्शन की है। आप देखें यहाँ पर एक मिसाल दी है, एक का इमेज जो है वो ए के साथ है, 2 का इमेज बी के साथ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रुकन नहीं है जिसके 2 इमेज आ रहे हों, तो उसको हम फिर 1-1 फंक्शन कहेंगे। नाम से ही जाहिर है कि उसका जो है 1 इमेज होना चाहिए। पहले हमने इनटू पढ़ा। इनटू फंक्शन ये था कि उसके अंदर एक रुकन बचा हुआ होना चाहिए जो कि इसका इमेज ना हो। अब ऑन टू फंक्शन है तो उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। ऑन टू फंक्शन वो होगा जिसमें कोई भी रुकन बचा हुआ ना हो, बल्कि इसके के सारे अरकान का इमेज इधर मौजूद हो। देखें एक्स का भी इधर इमेज मौजूद है और वाई का भी इमेज मौजूद है। एक और है बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये जो हमने पढ़े हैं, ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी अरकान हैं उन सब का एक इमेज होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर 2 इमेज आ रहे हैं ना, इस तरह के नहीं होने चाहिए। अब ये वाला फंक्शन जो है ये 1-1 नहीं है, क्योंकि देखें एक्स के ऊपर 2 इमेज आ रहे हैं, तो ये 1-1 नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू का मैंने आपको बताया कोई रुकन जो है वो बचा हुआ ना हो जिसका इमेज इधर ना हो। तो 1-1 और ऑन टू जो भी होगा उसे हम बाइजेक्टिव कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देखें इन दूसरा रुकन जो है यहाँ पर दूसरा सेट जो है यहाँ पर कोई भी रुकन बचा हुआ नहीं है, हर रुकन का इधर इमेज है। और ये भी है कि कोई भी रुकन जो है वो 2 दफ़ा भी मिला हुआ नहीं है, यानी कि किसी भी रुकन के 2 इमेज नहीं है, हर एक रुकन का 1 इमेज है और कोई भी रुकन यहाँ पर बचा हुआ नहीं है जिसका इमेज इधर ना हो, यानी कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए इसे बाइजेक्टिव कहेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की तारीफ आप जहन में रखें। इस दूसरी शक्ल को अब हम देखते हैं। आप देखें ये ए का इमेज जो है वो 1 के साथ है, बी का 3 के साथ है और सी का 5 के साथ है। तो यहाँ पर देखें इस दूसरे सेट में हर एक रुकन का सिर्फ और सिर्फ एक एक इमेज है। और दूसरी बात हमें ये भी नज़र आ रही है, यानी कि ये 1-1 है। दूसरी बात हमें ये भी नज़र आ रही है यहाँ पर कोई रुकन बचा हुआ भी नहीं है जिसका इमेज इधर ना हो। तो इसका मतलब ये कि ये ऑन टू भी है, और जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम उसे कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम अब इसका लिखेंगे कि ये बाइजेक्टिव तफ़ाउल है। इसी तरह तीसरी तारीफ पर आ जाएं तो ये सेम टू सेम आपको ऊपर वाली शक्ल की तरह ही नज़र आएगा, सिर्फ यहाँ पर अरकान की तादाद जो है वो अरकान चेंज हो गए हैं। आप देखें इसका इमेज यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है तीनों का, तो ये 1-1 हो गया। और देखिए यहाँ पर कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो जिसका इमेज इधर ना हो, तो ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, और जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि तफ़ाउल कहते हैं। तो ये जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 वो होता है जिसमें दूसरे सेट का सिर्फ और सिर्फ 1 इमेज हो, और ऑन टू वो होता है जिसमें कोई भी रुकन यहाँ पर बचा हुआ ना हो। तो जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मालूम करें। हमें g और h का फंक्शन दे दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि दरजेल की कीमतें मालूम करें। नंबर एक है g ऑफ ज़ीरो, यानी कि ये जो g ऑफ x हमें कहा गया है तो x की जगह पर ज़ीरो आ गया है, यानी कि इस रकम के g वाली रकम के अंदर हमने जहाँ पर x होगा वहाँ पर ज़ीरो पुट करना है, तो हमारे पास g ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही g ऑफ x की कीमत जो हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें g ऑफ ज़ीरो कहा गया है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो 3 सिफ़र हमारे पास सिफ़र हो जाएगा और जमा का 2 उसी तरह। 2 में आप सिफ़र जमा करें तो दोबारा 2 ही रहेगा। ये आपके पास g ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है। इसी तरह अगली जो उसके अंदर हमें कहा गया है g ऑफ -3 आप मालूम करें, तो वही पहले हम g ऑफ x की वैल्यू लिख लेंगे, फंक्शन जो हमें दिया गया है। अब हमने g ऑफ -3 मालूम करना है, यानी कि x वाली जगह पर -3 आ गया है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -3 पुट कर देंगे। तो -3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारे पास बनेगा, लेकिन माइनस उसी तरह आएगा साथ में, और ये +2 उसी तरह। और g ऑफ -3 की वैल्यू अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। दो अलामतें देखिए मुख्तलिफ हैं, तो हिंसों को नफ़ी करेंगे। 7 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और साथ में अलामत बड़े हिंसे की आएगी, तो g ऑफ -3 की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। इसी तरह g ऑफ 2/3 की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख लें g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो g ऑफ 2/3 अब हमने मालूम करना है। तो x की जगह पर 2/3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमें x मिलेगा वहाँ पर हम 2/3 लिख देंगे। तो ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, और ये जमा 2 जो है ये पहले से ही पड़ा हुआ है, तो 2 में 2 जमा करें तो 4 हो जाएगा। ये हमारे पास g ऑफ 2/3 की कीमत आ गई। अब चौथी जुज़ में हमें h ऑफ 1 कहा गया है, तो हमें g के साथ साथ h का फंक्शन भी दिया गया था, तो अब हम h वाला फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर h ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब h ऑफ 1 मालूम करना है, यानी कि x की जगह पर हमने 1 पुट करना है, तो यहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। 1 का आप स्क्वायर लें, यानी कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 जमा करें तो 2 आएगा। ये हमारे पास h ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं, h ऑफ -4। यहाँ पर h वाला जो हमें फंक्शन दिया गया है उसके अंदर हमने ये -4 अब पुट करना है, जहाँ पर x होगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 1। ये जो ताकत आपको जब भी जुफ्त नज़र आएगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। ताकत जुफ्त हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और 4 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 4 को 4 के साथ ज़रब करना है, तो 4 4 16 और जमा 1, 16 में 1 जमा करें तो 17 आ जाएगा। ये हमारे पास h ऑफ -4 आ गया। अब इसी तरह यही h वाला फंक्शन यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमने अब वैल्यू मालूम करनी है h ऑफ -1/2, यानी कि x की जगह पर -1/2 हमने अब पुट करना है, और ये +1 उसी तरह। ताकत फिर जुफ्त है, माइनस ख़त्म हो जाएगी। 1 का मुरब्बा लें तो 1 होता है, और 2 का मुरब्बा लें तो 4 हो जाएगा। आपको जो है पता होगा कि जब बटा आ जाए और जमा या नफ़ी आ जाए तो फिर हम ज़ुज़ाफ़ लेते हैं, और ज़ुज़ाफ़ बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है अगर एक ही है तो। फिर ये वाला टेबल इसके ऊपर लेकर जाएँ, 4 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा जाता है, और जितने दफ़ा टेबल जाए उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं। तो 4 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा, तो 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएँ तो 1 ही आएगा, और इसके नीचे अगर बटा नहीं है तो 1 है। 1 वाला टेबल 4 के ऊपर 4 दफ़ा जाएगा, और 4 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 में 1 जमा करें तो 5/4। ये हमारे पास h ऑफ 1 - 2 की वैल्यू आ गई है।